हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी ग्रुप। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। प्रकाश के अपवर्तन से जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं इस वीडियो में आप लोग को सारा करवाऊँगी। तो इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखें और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें और उसको याद कर लें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न में है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी कि मान लीजिए वायु से जल में गई तो वो यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है यानी कि मुड़ जाती है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसी घटना को है जो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन दोनों के दो नियम होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। हम लोग जान लेते हैं कि 2 नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया जो लंब होता है वो तीनों एक ही तल यानी कि एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी एक विशेष रंग के लिए आपतन कोण की यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की यानी कि साइन आर दोनों एक नियतांक होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि दोनों एक नियतांक होता है यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। ये म्यू क्या है? तो एक नियतांक है। इस नियतांक को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ऐसे भी होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रकाशता विरल माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाशता सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है, अधिक होती है, समान होती है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाशता विरल माध्यम, ये प्रकाश की चाल जो प्रकाशता सघन माध्यम की अपेक्षा होती है वो अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विरल माध्यम में प्रकाश अधिक तेज गति से जाएगा। किसकी अपेक्षा? तो सघन माध्यम की अपेक्षा। सघन माध्यम में प्रकाश है जो विरल माध्यम की अपेक्षा धीमी गति से जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा सा यहाँ पे उलट दिया है। क्या कह रहा है कि प्रकाशता सघन माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाशता विरल माध्यम की अपेक्षा, तो प्रकाशता सघन माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाशता विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? तो कम होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऊपर में क्या पूछा था कि प्रकाशता विरल माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाशता सघन माध्यम की अपेक्षा, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल होती है जो अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? कम होता है। सघन माध्यम में पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा कम होती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल के, ऑप्शन ए में कह रहा है कि समानुपाती होता है, बी में व्युत्क्रमानुपाती होता है और सी में कह रहा है कि वर्ग के समानुपाती होता है और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के प्रकाश की चाल की क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रकाश की चाल जो होता है अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानी की जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक रहेगा उस माध्यम में उसका प्रकाश की चाल उतना ही कम रहेगा। यानी कि अपवर्तनांक अधिक तो प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम। दोनों है जो एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और वो कितना होता है? तो 2.42।
ऑप्शन डी में 2.42 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि अभिलंब की ओर झुकती है, बी में कह रहा है अभिलंब से दूर जाती है, सी में सीधे चली जाती है और डी में कह रहा है कि परिवर्तित हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जल है जो वायु की अपेक्षा कैसी माध्यम है? सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें, मान लिए कि ए क्या है, ये जल है, ये जल और ये वायु है, तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। ऐसे आ रही है तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऐसे सीधा जाना चाहिए लेकिन ये मुड़ जाएगी अभिलंब की ओर। और जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी कि जल से जब वायु में आएगी तो वो क्या होगी? तो वो अभिलंब से दूर चली जाएगी, इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण जल से वायु में प्रवेश करती है यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? हवा, पानी, मिट्टी और कांच। तो फ्रेंड्स, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाते हैं। बाकी ये जो हवा, पानी, कांच है, ये तीनों का उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रधान अक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है? तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रकाशिक केंद्र, बी में मुख्य फोकस, सी में वक्रता केंद्र और डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वो मुड़ती नहीं है, सीधे चली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और बाकी जगहों से जाएगी, जैसे मुख्य फोकस से, वक्रता केंद्र से, तो वो मुड़ेगी ही मुड़ेगी। लेकिन जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वो सीधे चली जाती है, बिना विचलन के, बिना मुड़े हुए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। और अपसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? अवतल लेंस को। क्वेश्चन नंबर 12 में यही है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। और अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मोटे लेंस की क्षमता, यहाँ पे देखिए क्षमता, ए वाला नहीं होगा, ऐसे क्षमता, मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में होती है। तो मोटे लेंस की क्षमता होती है वो पतले लेंस की तुलना में कम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 16 में है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में है धनात्मक, बी में कह रहा है ऋणात्मक और सी में कह रहा है दोनों और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी भी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो जब फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो क्षमता भी ऋणात्मक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, आपतित किरण समानांतर होती है। तो आपतित किरण यानी कि लेंस में आपतित किरण किसके समानांतर होती है? तो परावर्तित किरण के, इतना ही, आपतित किरण के, निर्गत किरण के, किसी के नहीं। तो ये आपतित किरण जो होती है वो निर्गत किरण के समानांतर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान यानी कि यहाँ पे स्नेल का नियम एक तरह से पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका साइन आई बटा साइन आर। अभी मैं बताई थी कि स्नेल का नियम नियतांक म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि माध्यम के अपवर्तनांक, तो साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि प्रकाश की किस घटना के कारण मछुआरे को मछली पकड़ने में कठिनाई होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है मछुआरों को मछली पकड़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछुआरों को मछली वास्तविक स्थिति से थोड़ी सी आगे दिखाई देती है आगे, तो मछुआरा यहाँ पे आगे बार करता है, लेकिन मछली जो वास्तविकता में होती है वो पीछे होती है। इसलिए जो अनुभवी मछुआरा होता है वो मछली के पूंछ पे बार करता है, तो अच्छे से वो मछली को पकड़ पाता है। तो ये सब जो घटना किसके कारण होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रखा हो। तो उत्तल लेंस द्वारा वैसे तो कैसा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे अगर हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस के सामने जहाँ वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और कैसा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा। तो कौन सी जगह है, तो जब हम वस्तु को उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच रखते हैं तब वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक और सीधा, और वस्तु से कैसा होता है, तो छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फोकस और लेंस के बीच। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो ये जब उत्तल लेंस में फोकस और लेंस के बीच यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन बाकी जगह इसके अलावा कहीं पे भी रखेंगे उत्तल लेंस के सामने, जैसे वक्रता केंद्र, फोकस पे, अनंत पे, तो उसका हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। लेकिन एक ही जगह यानी कि उत्तल लेंस के सामने हमें एक ही जगह पे कहाँ रख सकते हैं, कहाँ रखेंगे तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो फोकस और लेंस या प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाया जाएगा और वस्तु से कैसा, छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 में है उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यानी कि जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पे रखेंगे तो वस्तु कहाँ बनेगी, तो जब उत्तल लेंस के फोकस पे वस्तु रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो अनंत पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 25 में है अवतल लेंस की फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी। इससे पहले था कि उत्तल लेंस के फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अवतल लेंस के फोकस पे रखेंगे तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा, तो अवतल लेंस के सामने जब हम उसके फोकस पे रखेंगे तो वो अनंत पे नहीं बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो ऑप्शन डी में है, यहाँ पे उल्टा है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। तो अवतल लेंस में जब हम अनंत पे वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, अवतल लेंस के सामने। और इसके अलावा अगर कहीं भी रख देंगे वस्तु को अवतल लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। ये होता है अवतल लेंस में। बाकी जो उत्तल लेंस में तो अलग अलग जगह पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 1/v -1/u = 1/f। तो देखिए एक कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है,
तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जहाँ पे यू होता है जो प्रतिबिंब दूरी और वी होता है प्रतिबिंब दूरी, यू वस्तु दूरी और एफ होता है फोकस दूरी। और ये जब क्या बोल रहे हैं दर्पण सूत्र पूछेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लेंस सूत्र पूछ रहा है तो माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है किसी लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो इसमें से कौन है जो सही होगा? तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f। तो इस तरह से यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या इसको क्रॉस मल्टीपल कहेंगे तो पी गुने एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पी इंटू एफ बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदर्शक होता है, यानी कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदर्शक किस लेंस का बना होता है? तो वो उत्तल लेंस का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक अभिसारी लेंस बनाता है, यानी कि एक अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। तो उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन अपसारी लेंस पूछेगा तो वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। यहाँ पे अभिसारी पूछ रहा है तो कभी आभासी और कभी वास्तविक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब हम उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f यानी कि वक्रता केंद्र, फोकस दूरी की दुगनी दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। यानी कि यहाँ ऐसे ऊपर रखेंगे वक्रता केंद्र के सामने तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इधर एक प्रतिबिंब बन जाएगा, वास्तविक और उल्टा और वस्तु के बराबर, यानी कि जितना साइज का वस्तु रहेगा उतना साइज का उसका प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पे रखेंगे? तो जब उसके फोकस दूरी की दुगनी दूरी 2f यानी कि वक्रता केंद्र पे रखेंगे तब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2f पर। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण जहाँ I≠0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होगा? यानी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेगी तो उसका आपतन कोण जिसको I से डिनोट कर रहा है और अपवर्तन कोण जिसको R से डिनोट कर रहा है, तो इसमें क्या संबंध होगा? तो इसमें होगा जो आपतन कोण होगा वो छोटा होगा, किससे? अपवर्तन कोण से। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में है R<I। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षर, यानी कि डिक्शनरी में कुछ भी हम लोग बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसको मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 33 में है लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब मापने में आधा हो जाएगा, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, और डी में कह रहा है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जब हम लेंस के आधे भाग को काले कागज से लपेट देते हैं तो प्रतिबिंब पर यह असर पड़ता है कि उसकी प्रतिबिंब की जो चमक होती है वो कम हो जाती है, यानी कि कम लाइट देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। तो लेंस की क्षमता है जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन? इस राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अभी लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। पी बराबर क्या होता है? 1/f। तो f कितना दिया हुआ है? f 50 सेमी दिया हुआ है। तो ये जो 1/f होता है जब
फोकस दूरी मीटर में होता है तब इसका फॉर्मूला होता है 1/f, लेकिन जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f होता है। लेकिन अब हम लोग 1/f पर ही बनाना चाहेंगे तो इसको हम लोग क्या इसमें मीटर में बदल लेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो f बराबर कितना आ गया 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए जो 1/2 ऊपर चल जाएगा तो बटा यानी कि 2। इसकी क्षमता कितना हो जाएगी 2। कैसा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है जो धनात्मक होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन ए में भी 2 डायोप्टर लेकिन इसमें ऋणात्मक दीवार, लेकिन उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक नहीं होती है। किसकी क्षमता ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी +2d। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -0.5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो वही फार्मूला P बराबर 1/f, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/P। तो P कितना दिया हुआ है 0.5। ए जो माइनस और प्लस क्या डिनोट करता है, ए लेंस को बताता है कि कौन सा लेंस है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये अवतल लेंस की क्षमता है। तो 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा ऊपर 10 कट जाएगा तो 2, तो 2 क्या आ गया मीटर आ गया। तो मीटर में अगर ऑप्शन में है तो मीटर में ही हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर में तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए इसमें किस में आंसर दिया है, तो इसमें मीटर में ही दिया है 2 मीटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 में कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है जो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 39 में है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें, यहाँ पे ए वाला नहीं होगा ऐसा वाला होगा ना, किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि फोकस कहते हैं, वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र या प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। तो जब किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, यानी कि वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, उसको क्या कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 में लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की आवर्धन जो होता है वो मात्रक विहीन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। मात्रक विहीन कैसे होता है कि आवर्धन बराबर क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो ऊंचाई यानी कि हाइट तो वो भी मीटर में होगा और वस्तु की ऊंचाई भी मीटर होगा, तो ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मात्रक विहीन हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 41 में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मैग्नीफाइंग ग्लास या विशालक शीशा के रूप में किया जाता है। तो इसका उत्तल लेंस का उपयोग है जो मैग्नीफाइंग ग्लास या विशालक शीशा के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है प्रकाश के किस घटना के कारण पानी से भरी बाल्टी का तल अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये भी जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है कि जब हम पानी से भरी बाल्टी को देखते हैं तो वो बाल्टी में कम गहरा दिखाई देता है, तो उसका तली ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में है तालाब का कम गहरा, यहाँ पे गहरा होगा करा लिखा गया है गहरा, तालाब का कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो इसका भी है जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तालाब कम गहरा दिखाई देता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन। तो फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा।